दोस्तों नमस्कार। कल तक जिक्र धर्म का था, आज जिक्र सेना का होगा। कल तक आस्था का सवाल था, आज सेना के शौर्य का सवाल है। कल तक जिक्र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर था, आज जिक्र पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का है। कल तक अयोध्या के मंदिर से निकलकर गांव गांव, पंचायत पंचायत और गांव के हर घर में प्रसाद पहुंचाने का जिम्मा था। अब सिंदूर महिलाओं के बीच बांटने का जिम्मा है, वह भी गांव गांव, हर घर घर। उस वक्त 2024 के चुनाव थे, इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव है। उस वक्त जनता ने मात दे दी, बहुमत दिया नहीं, 240 पर लाकर लटका दिया और समर्थन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मिला। और अब नीतीश कुमार की परीक्षा नहीं, यह परीक्षा बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी जिस आश्रय नीतीश कुमार के मुखौटे को लगाकर चल रही है, अब उसके सामने बड़ा संकट यह है कि वह दरअसल जाति के समीकरणों की राजनीति से बिहार साध नहीं सकती है। तो तय यही हुआ, क्यों नहीं इस बार अयोध्या नहीं तो पहलगाम सही, उसी रास्ते चलकर इस देश के भीतर शौर्य की कहानी कही जाए, ताकत का एहसास दिलाया जाए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या होती है इसका चिंतन मनन प्रधानमंत्री के भाषण से निकल कर आए। और समूचे देश के भीतर जो भी मुद्दे जहां भी रेंग रहे थे, सभी एक साथ और एक सुर में सिर्फ और सिर्फ अगर सेना और उसके पराक्रमों को देखते हुए सत्ता की पीठ ठोकने निकल जाएं, तो फिर बात ही क्या है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने तय किया कल सुबह 9 बजे से लेकर परसों रात 8 बजे तक 36 घंटे तक वह 4 राज्यों का दौरा करेंगे। इन 4 राज्यों में हर जगह चुनावी भाषण होगा, रोड शो भी निकलेगा, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा। और इन जिन जिन जगहों पर जाएंगे वो राज्य चुनाव की दिशा में बढ़ चुके हैं। बिहार में तो चुनाव अगले 4 महीने के बाद ही होना है, तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिहार को लेकर जो नई लकीर दिल्ली में खींची गई, उसके 2 ही आसरे हैं। एक, मुद्दा इतना बड़ा कर दिया जाए ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रमों को लेकर कि इस देश में बाकी किसी मुद्दे का जिक्र ही ना हो। वो जिक्र चाहे जाति जनगणना को लेकर पहले हो रहा हो, वो जिक्र चाहे बेरोजगारी को लेकर हो रहा हो, वो जिक्र किसानों की आय तो दूर की बात है, लागत भी ना मिल पाने की परिस्थितियों में बिहार का किसान किस दरिद्रगी में जी रहा है, लोग भूल जाएं बेरोजगारी क्या होती है, भूल जाएं स्कूल अस्पतालों के हालात क्या हैं, सब कुछ भूल जाएं और उसके बाद सोचे कि इस देश के भीतर आतंकवादी हमला कोई नहीं होगा और देश एकजुट एक तरीके से खड़ा है। इसीलिए पूरी व्यवस्था इस चुनाव के इर्द गिर्द क्या एक खांचा बनाने के लिए रची और बसी गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों को मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 32-33 देशों में घूम रहा है। कल 4 राज्य जो सीमावर्ती राज्य हैं पाकिस्तान से लगे हुए, वो जम्मू कश्मीर है, वो पंजाब है, वो राजस्थान है, वो गुजरात है, तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। यानी ये एहसास आपके भीतर मरना नहीं चाहिए कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद जिस तर्ज पर भारत को घायल करता है, वो अब आपकी रगों में दौड़ते रहना चाहिए। कोई दूसरा सवाल कोई मायने नहीं रखेगा। और इसीलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को 9 जून से जब प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा बरस की जो डेट है, तीसरे टर्म की जो डेट है, 9 जून को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो फिर सिंदूर गांव गांव, घर घर में जाकर महिलाओं को दिया जाए। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर खुले तौर पर नजर आनी चाहिए जिसमें सिवाय सेना के पराक्रम, सिंदूर और ऑपरेशन और इन सब के बीच आतंकवाद और सिर्फ यही मुद्दे के आश्रय चुनाव के मैदान में कूदा जाए।
हमने आपसे 2 दिन पहले कहा था, बिहार को समझना है तो आप अगर रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहां से गांधी मैदान चले जाइए। आपको बिहार की राजधानी पटना में पूरी तस्वीर नजर आ जाएगी। और उसके बाद यह भी कहा था कि अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो हवाई अड्डे से निकलकर 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद राजभवन चले जाइए। प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है। कल प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर सड़क के जरिए यानी कहें रोड शो करते हुए बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाएंगे। जाहिर है इस रास्ते में वो हड़ताली चौक भी पड़ता है जहां पर बिहार के छात्र आंदोलनरत रहते हैं। बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गई, किसी भी परीक्षा को लेकर कोई रिजल्ट नहीं आया, आंगनवाड़ी वर्कर का ही सवाल क्यों ना हो, शिक्षकों की नियुक्ति भी नियुक्ति ना मानी गए, सवाल उसका भी क्यों ना हो, सवाल दरोगा की भर्ती का ही क्यों ना हो। हर जगह अगर मुश्किल हालात है तो फिर एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर जाते वक्त हड़ताली चौक तो पड़ता है, लेकिन जानकारी निकल कर आ रही है वहां से हर किसी को कल भगा दिया जाएगा। कोई वहां बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। बड़ी ताकत लगती है इसमें, जी नहीं, कोई ताकत अब नहीं लगती है, क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं है जब एक वक्त जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था और बिहार के छात्र कॉलेज छोड़ छोड़कर उस आंदोलन में शरीक हो गए और उस पर धर्मवीर भारती ने एक कविता लिख डाली, मुनादी। 72 साल का एक बूढ़ा शख्स नंगे पांव सड़क पर निकल गया है, सच कहते हुए निकला है। यह कविता जो है यह भी इनकम टैक्स गोलंबर पर धर्मवीर भारती की यह कविता वहां के पत्थरों में अंकित है। प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वहां से भी गुजरेगा। अगर कोई समझाए और बताए कि एक क्षण के लिए वक्त निकालिए और जरा उस कविता का पाठ ही कर लीजिए, सिर्फ अपने भीतर, क्योंकि उसमें जेपी की ईमानदारी और उनकी सच बातों का जिक्र धर्मवीर भारती ने यह कहकर किया था कि एक 72 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। शहर का हर बशर वाकिफ है कि 25 साल से मुजिर है ये कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारे कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अस्मत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। इस पूरी कविता का पाठ प्रधानमंत्री मोदी अगर इनकम टैक्स चौराहे पर जब पहुंचे, जहां से रास्ता गोल घूम के बीजेपी के दफ्तर पर चला जाता है जहां तक उन्हें अपना रोड शो करना है, तो शायद उस हकीकत की तरफ वह देख ही लेंगे जिस हकीकत को इस दौर में छुपा दिया गया। लेकिन अगर सेना का गान हो रहा है तो क्या बिहार की जनता भूल गई 2020 में लद्दाख के गवलान में वो बिहार यूनिट के ही सेना के सदस्य थे जो शहीद हो गए थे, और उन शहीदों की फहरिस्त में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी चकाचौंध को समेटने भी गए हैं और चकाचौंध बिखेरने भी गए हैं। इस दौर में रेड कारपेट भी बिछाई जाएगी और आंसुओं का जिक्र भी होगा, तो फिर क्या बेहटा के हवलदार सुनील कुमार जो गवलान घाटी में शहीद हो गए थे, या भोजपुर के जवान चंदन, या फिर अमन कुमार, सबको क्या भुला दिया जाए और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ चुनाव करीब है तो प्रधानमंत्री मोदी ऐलान करके निकल जाएं? क्या यह संभव है? संभव तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जुबान पर पूंजी रेंगती है, पैसा रेंगता है। 2015 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जितनी बार बिहार गए हर वक्त योजना दर योजनाओं का ऐलान करते चले गए। इस बार भी उनके पास एक से एक योजनाओं की फहरिस्त है। अगर सभी योजनाओं को मिला देंगे तो जो प्रधानमंत्री कल शाम और परसों सुबह विक्रमगंज जाकर जिस सभा में ऐलान करने वाले हैं, कुल कीमत 87,910 करोड़ की है। हमने 2 दिन पहले कहा था सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर मौजूदा सरकार को यह कहकर दे दिया जाए
कि यहां के किसान और युवाओं की स्थिति आपको ठीक करनी है। किसानों को लागत मिल जाए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए तो दोनों काम हो जाएंगे 2.5 लाख करोड़ में। और उसके बाद अगर अलग अलग तबके को देखना आप शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको पूरे बिहार को ठीक करने के लिए 7.5 लाख करोड़ चाहिए। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते करते थक गए, नहीं पूर्ति हुई। लेकिन सवाल फिर वही है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब आरा से ऐलान पहली बार किया था 1.25 करोड़ से ज्यादा का, तब से हमारी टीम ने जोड़ना शुरू किया कि प्रधानमंत्री तो 12 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार को दे चुके हैं। वो खर्च कहां हुआ, किधर गया पैसा, कोई नहीं जानता है। तो कल फिर 87,910 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के अलग अलग कार्यों का जिक्र होगा। 1,200 करोड़ का नया टर्मिनल उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। फाउंडेशन स्टोन न्यू सिविल इनक्लेव बिहटा एयरपोर्ट पर 1,410 करोड़ का प्रधानमंत्री खुद रखेंगे। अलग अलग जगहों पर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाना हो, उसका स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, जो औरंगाबाद में है, 29,930 करोड़ रुपए, उसके लिए भी उद्घाटन हो जाएगा। जो फाउंडेशन स्टोन रखना है वो पटना आरा सासाराम की सड़क हो, या 6 लेन वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे हो, या रामनगर कच्ची दरगाह हो, या नया गंगा पुल बक्सर बहरौली का हो, या फिर इस दौर में पटना गया धोबी स्टेशन के बीच 5,520 करोड़ का 4 लेन बनना हो, या फिर जो पूरी फेरिस्त है उसमें तीसरी रेल लाइन भी बननी है, जो सोननगर से मोहम्मदगंज तक 1,330 करोड़ रुपए की बननी है। अगर सारी योजनाओं को जोड़ते चले जाइएगा तो कल फिर 87,000 करोड़ से ज्यादा का योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री कर देंगे। ये पैसा कहां है? क्योंकि भाषण में जिक्र तो इन योजनाओं का जरूर होगा, लेकिन जिक्र तो सेना का होगा, जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का होगा। इस देश की रगों में राष्ट्रवाद लगातार धधकना चाहिए, लेकिन किसकी रगों में नहीं धधकता है? बिहार के जवान शहीद हुए थे गवलान में, उनके बाद उन परिवारों की तरफ किसने देखा, कितना देखा, उनकी झोली में कितना कुछ आया, जिक्र करने की जरूरत नहीं, बिहार खुद तय करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कल शाम रोड शो करने के बाद, भाषण देने के बाद अगली सुबह यानी 30 की सुबह विक्रमगंज जाएंगे तो विक्रमगंज की पहचान चावल और दाल की उपज के साथ जुड़ी है। और यहां के चावल और दाल दोनों ही इस सरकार की एमएसपी के हिसाब से नहीं बिकती है, उन्हें नहीं मिलता है। लागत की परिस्थितियां भी उनके पीछे पड़ी है। जरा आप कल्पना कीजिए कि बिहार तो वो जगह है जहां पर इस देश में सबसे कम किसानों की आय है। खुद सरकार का आंकड़ा बतलाता है कि दरअसल बिहार में जितनी आय होती है उसके 3 गुना ज्यादा आय पंजाब के किसानों की हो जाती है। इसीलिए बिहार का किसान जो छोटी मोटी जमीन होती है खेती करने के बाद वो वहां से निकलकर मजदूरी करने या तो पंजाब चला जाता है या हरियाणा चला जाता है। कुछ जगहों पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की खेती का भी जिक्र होता है, वहां भी वो जाकर मजदूरी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी कल जब बिहार के भीतर होगी और उनकी जुबान पर वही अंदाज होगा जो अंदाज आदमपुर एयरबेस पे था या जो बीकानेर में था। इस दौर में प्रधानमंत्री ने कभी सीधा संवाद पत्रकारों से नहीं बनाया, यानी सवाल जवाब की स्थिति नहीं आई। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर नहीं हुई। प्रधानमंत्री संसद भी बुलाने से इस दौर में घबराने लगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डेलीगेशन तो भेज दिया गया, लेकिन इस देश के भीतर का समूचा सच सियासी तौर पर कैसे उफान में आ जाए, कोशिशें इसकी शुरू हुई। इसीलिए कल सुबह प्रधानमंत्री सबसे पहले सिक्किम जाएंगे। सिक्किम में वहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। जी, करोड़ों की लागत से वह भी बना है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर वहां भी लाखों करोड़ों का ऐलान होना है। फिर पश्चिम बंगाल जाना है और वहां पर भी 1,000 करोड़ से ज्यादा
के डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान होना है। उसके बाद बिहार आना है। बिहार में 87-88 हजार करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान होना है। उसके बाद परसों उत्तर प्रदेश पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में भी 20 से 25 हजार करोड़ के डेवलपमेंट प्रोग्राम और योजनाओं का ऐलान होना है। ये सारे ऐलान और इसके बाद भाषण और रोड शो सब कुछ होगा। लेकिन एक क्षण के लिए इस देश के भीतर योजनाओं की हकीकत को आप जानना चाहते हैं। बाकायदा सरकार का मंत्रालय इस बात की खुली जानकारी देता है कि सरकार के लगभग 1072 योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से सरकार को तकरीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ तक का नुकसान है, वक्त पर पूरी नहीं होगी। 1072 में से लगभग 378 योजनाएं तो ऐसी है जिन्हें पूरा होने में 5 बरस और लगेंगे। 600 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें अभी भी 3 बरस और लगेंगे। इस लिहाज से समझिए कि योजनाओं के ऐलान का मतलब होता क्या है, तो आप नींद में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो हो, भाषण हो या कुछ भी हो, इस हकीकत को परखने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि विक्रमगंज जाकर जब वो सभा को संबोधित करें तो किसानों की हकीकत प्रधानमंत्री के सामने होनी चाहिए। रोड शो निकालते हुए जब हड़ताली चौक पर पहुंचे तो वहां पर जो छात्र हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरना नहीं चाहिए, उनकी बातों का जिक्र होना चाहिए। इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे तो सच जो बिहार की हकीकत है, जो नीति आयोग की फाइलों में दर्ज है, इतनी विभत्स स्थिति के बीच वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं काम करती है। जिस मिलों को शुरू करने का जिक्र 2014 में पहली बार बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार खुद नरेंद्र मोदी ने किया था, मोतिहारी पहुंचकर आज तक उसकी स्थिति जस की तस है। यह दौर महात्मा गांधी की तर्ज पर बिहार को देखने का बिल्कुल नहीं है। यह तर्ज राजेंद्र प्रसाद की उन आंखों के जरिए समझने का है। वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने पहले भाषण में बिहार के उन हालातों का जिक्र जो करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, मिल जाएगा आपको इस देश के भीतर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में या 3 मूर्ति की लाइब्रेरी में अभी भी वो दस्तावेज और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के वो भाषण पढ़े हैं जो 1950 में जिक्र कर रहे थे जिन बातों का, उन बातों से हटकर 2025 की भी स्थिति बदली नहीं है, बद से बदतर हुई है। उस वक्त बिहार की इकोनॉमी और आज बिहार की इकोनॉमी उस वक्त आसमान छू रही थी। श्री बाबू का दौर भी याद कर लीजिए और मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से हैं और बीजेपी हर तरीके से उनके पीछे खड़ी है और उन्हीं के चेहरे को मुखौटा बनाकर इस चुनाव में कूदना चाहती है। शायद इसीलिए कमोवेश इस देश के हर जगहों से छिटपुट सही, लेकिन यह आवाज अब सुनाई देने लगी है। यह राजनीति है, छोड़िए इसको। सच बताइए इस देश के भीतर का, यहां की आर्थिक परिस्थितियों का, उससे आंख आप मंद मूंदिए, क्योंकि जिस तरीके से सिंदूर के नाम पर इंटरनेशनल डेलीगेशन घूम रहा है, कल से 4 राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। कल से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी यात्रा पर 4 राज्यों के सफर पर होंगे। 9 तारीख से पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। ये तमाम परिस्थितियों के बीच का एक अनूठा सच यह भी है कि आज ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में धान, अरहर, उड़द तमाम चीजों की जो एमएसपी थी उसको बढ़ा दी। लेकिन बिहार का सच यह है कि बिहार का तमाम प्रोडक्ट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ 12% ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जो एमएसपी के दाम पर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए बिहार के भीतर बरस दर बरस जो किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपया मिलता है, उसको पाने की होड़ कुछ इस तरीके से हो गई कि शुरुआती दौर में 2018 में सिर्फ जो किसानों की संख्या थी, हमारी टीम ने बताया कि उस समय सिर्फ 2.5 लाख किसान थे। उसके बाद अगले बरस 62 लाख हो गए,
उसके बाद 77 लाख हो गए, उसके बाद 82 लाख हो गए, उसके बाद 83 लाख हो गए, उसके बाद 86 लाख हो गए, और आज की तारीख में 90 लाख किसान, यानी 2.5 लाख से 90 लाख किसान तक के बेनिफिशियरी का डाटा सरकार बता रही है। बाकी जो किसान हैं उसके मद्देनजर अगर मनरेगा के भीतर घुसिएगा तो वहां भी आपको बड़ी दर्दनाक स्थिति मिलेगी, क्योंकि परिवार दर परिवार काम दे पाने की स्थिति में सिर्फ 30 से 32 दिन ही है जो मनरेगा में काम मिल जाए। और जब हम आपसे जिक्र इस बात का कर रहे थे कि बिहार में किसानों की आय सरकारी दस्तावेजों में 7,542 रुपए प्रति परिवार है, और नीति आयोग कहता है कि प्रति परिवार में आपको 5 लोग या कम से कम 4 लोग रखने होंगे, और इन 4 लोगों के रखने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति महीने जो पड़ रहा है वो 2,000 रुपए भी नहीं पड़ेगा। इस स्थिति के बीच प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि बिहार के जाति समीकरण बीजेपी की राजनीतिक जमीन को बनने देते नहीं हैं। वो जानते समझते हैं कि दरअसल हर वक्त कुछ नया चाहिए, और कुछ नए चाहने की सोच में ही 2015 में पहली बार आरा से 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया गया था, और उसके बाद हर सफर के साथ हर चुनाव के बीच, वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उन आंकड़ों को छूते छूते 12 लाख करोड़ तो बिहार को दिए जा चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री और नीति आयोग और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चीजें नहीं संभलती हैं तो हमारी टीम ने पूरा डाटा तैयार किया है, और उसका बहुत साफ कहना है सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए सरकार वादा करे, रिपोर्ट हम देंगे, आप इसको लागू करा लीजिए। आप ही रहिए प्रधानमंत्री, आप ही रहिए मुख्यमंत्री। सिर्फ 8 लाख करोड़ में कैसे चीजें जिंदगी की पटरी पर आ जाएगी, और इसके साथ साथ कम से कम उद्योगों का खुलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बिहार को जिस स्थिति में लाकर जिस तर्ज पर पटका है, उसमें शायद यह भी 88 लगाने की स्थिति है कि प्रधानमंत्री कल जब जाएंगे तो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट में फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन को वो रखेंगे। गजब की स्थिति है। लेकिन फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी कल एयरपोर्ट पर उतरिए तो इनकम टैक्स कोलंबर पर जेपी की प्रतिमा लगी हुई है, एक क्षण के लिए उसे देखिए, और उस प्रतिमा के नीचे धर्मवीर भारती की कविता मुनादी, जिसको पढ़कर एक वक्त इंदिरा गांधी घबरा गई थी, और आप ही के साथ खड़े हुए जो नेताओं की पूरी फौज है वो उस वक्त जेपी के पीछे चल रही थी। लेकिन स्थितियां इतनी नाजुक और विकट हो गई आज की तारीख में कि उस दौर में जो सच बताने की दिशा में जेपी निकले, वही जेपी के भक्त आज सच छुपाने की दिशा में बिहार को हाँकना चाहते हैं। जनता तो सचेत हो जाए। हमने पहले भी कहा था, 2 दिन पहले कहा था, कोरा कागज है बिहार, जिसमें हिम्मत और ताकत है, लिख डाले, बता दे कि दरअसल बिहार का मतलब होता क्या है। ये ताकत और हिम्मत के लिए ईमानदारी और भविष्य के विजन का वह पाठ चाहिए जो आपकी दृष्टि में समाया हुआ हो, और आप लोगों के बीच चले तो खौफजदा होकर ना चलें, या फिर खौफ के साए में ना रहे। जिस तरीके से आज शाम से ही पटना की सड़कों पर सफाई शुरू हो गई, इस सफाई में गुस्सा, आक्रोश, उम्मीद, संघर्ष सब कुछ खत्म करके सिंदूर और सेना के पराक्रम तले बीजेपी की विजय गीत का गान करने की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री कदम रखें, यह सोच चल पड़ी है। सब कुछ आपके सामने है। लिख सकते हैं तो नई इबारत लिखिए, क्योंकि बिहार ने कई मौकों पर इस देश में एक नई इबारत लिखी और इस देश को रास्ता दिखाया। और याद अगर जेपी को कर रहे हैं तो फिर यह भी मत भूलिए, एक वक्त इस देश के भीतर भ्रष्टाचार और मुश्किल हालातों में इंदिरा गांधी का विरोध करते हुए जेपी ने यह भी कहा था, इस देश में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और सेना को सोचना चाहिए वो किसके लिए और किसके साथ खड़े हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी ने जेपी को
देशद्रोही करार दिया था और कहा था राष्ट्र के साथ वो नहीं है। उस दौर में जो जेपी के साथ खड़े थे और मौजूदा वक्त में चुनावी रास्ते पर खड़े होकर अगर वो उस दौर के जेपी को याद कर रहे हैं तो फिर एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री के सामने इबारत तो लिखनी चाहिए, यहां सेना नहीं, यहां पर गरीबी, मुफलिसी, रोजगार, बेरोजगारी, उद्योगों का ना होना और 2 जून की रोटी की जद्दोजहद और परिवार दर परिवार रोजगार की तलाश में देश भर में जिस तरीके से बिखरा पड़ा है, उसको कैसे पटरी पर लाएंगे? क्योंकि यह बिहार वो बिहार है जिसकी जीडीपी एक वक्त इस देश में नंबर 1 पर थी, आज आखिरी पायदान पर खड़ी है। जिम्मेदार कौन है? बताइए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।